सियांग मल्टीपर्पज डैम पर यह मेरी दूसरी वीडियो है। पिछले एपिसोड में हमने इस डैम की ज़रूरत पर चर्चा की थी। आज हम इस एपिसोड में उन पहलुओं को समझेंगे जो यहाँ के लोकल्स को समेटे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, सियांग मल्टीपर्पज डैम अब एक नेशनल इशू बन चुका है। इसीलिए सिर्फ अरुणाचल के ही नहीं बल्कि इस पूरे देश के हर नागरिक को इसके बारे में जानने का हक है और शायद ज़रूरत भी। तो इस मसले को बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये एपिसोड सियांग डैम इशू पर पिछले पार्ट का सेकंड पार्ट होगा। ये इशू दरअसल कंसेप्चुअली इतना वास्ट है कि इसे 15 मिनट की एक एपिसोड में एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है और इसीलिए इस पार्ट के बाद इसका तीसरा पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा। और वैसे भी इस एपिसोड में मुझे कुछ सवालों का जवाब देने का मौका मिल जाएगा और साथ ही कुछ आरोपों को भी मैं क्लियर कर पाऊँगा। कुछ ऐसा मानते हैं कि मैंने सरकार से पैसे लिए होंगे और इसीलिए मैं उनकी तरफदारी करता हूँ, पर ये सच नहीं है। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, मैं फैक्ट्स को बोलता हूँ। कई आर्टिकल्स पढ़कर, किताबें पढ़कर, इतने डेटा, इतने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, दिन रात मेहनत करने के बाद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर इस तरह बात करने का मेरा मकसद है। जो क्षमता मुझे भगवान ने दी है, मैं उसे समाज के किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस में इसका इस्तेमाल करूँ, समाज के काम आऊँ। वरना इस तरह के मुश्किल टॉपिक को छोड़कर अगर मैं किसी खूबसूरत से सेलिब्रिटी पर वीडियो बनाऊँ ना, यकीन कीजिए मुझे बहुत ही कम मेहनत में बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर भी शायद। बट दैट्स नॉट माई गोल। मैं बस समाज में आए किसी भी समस्या का मेरे कैपेसिटी के आधार पर समाधान में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मुद्दे पर आते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चीन अफ्रीका के DRC में मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट से विद्रो कर अब यालुंग सांगफोक प्रोजेक्ट में फुल्ली फोकस्ड है। इस प्रोजेक्ट से सियांग, ब्रह्मपुत्र या जमुना नदियों को इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में, जिसे हम डाउनस्ट्रीम कंट्रीज या लोअर रिपेरियन कंट्रीज भी कह सकते हैं, इन देशों में इस नदी को ये कम्प्लीटली ड्राई कर सकते हैं या इन देशों में ये आर्टिफिशियल फ्लड्स भी इस नदी के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट कहती है इन्हीं अनवारंटेड कंसिक्वेंसेस को काउंटर करने के लिए ये सियांग नदी पर डैम बनाने का यह प्रपोजल लेकर आया है। अब यहाँ सियांग नदी के ऊपर डैम बनाने पर जो लोग अफेक्टेड होने वाले हैं वे टूथ एंड नेल इसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं और वे एंटी डैम मूवमेंट को और तीव्र कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ज़्यादातर सियांग नदी के ऊपर डैम बनाने की ज़रूरत के कंसेप्ट को समझा था। आज हम देखेंगे हमारे सामने क्या और पॉजिटिव विकल्प आ सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं अरुणाचल के कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हैं। अरुणाचल में 27 यानी 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुछ सोर्सेस आपको 28 बता सकती है, पर उसमें ये ईटानगर को काउंट करते हैं। वेयरएज ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये पापुमपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये खुद एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। जैसे आप मैप में अभी देख पा रहे हैं, सियांग नदी तिब्बत क्रॉस करने के बाद एक शार्प टर्न लेते हुए नामचा बरुआ से होते हुए अरुणाचल में एंटर करती है। ये जो टर्निंग एरिया है, जिसे द ग्रेट बैंड भी कहा जाता है, ये तिब्बत ऑटोनोमस काउंसिल के मेडोक एरिया में है और चीन अपना डैम यही प्लान कर रहा है। चीन के मुताबिक ये डैम सेंट्रल चाइना का 3 गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा और 60,000 मेगावाट या 60 गीगावाट पावर जनरेट करेगी। 3 गॉर्जियस डैम अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। कहते हैं ये स्पेस से भी दिखता है। अब हम ऐसा मानते हैं कि चीन जब सियांग पर डैम बनाएगा तो ये सियांग के पानी को रोक सकता है, डाइवर्ट कर सकता है या डाउनस्ट्रीम एरियाज में, जैसे कि मैंने पहले कहा, आर्टिफिशियल फ्लड्स पैदा कर सकता है। हालांकि चीन इन सब बातों को डिनाई करता है। हम इस बात पर अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन थ्योरीज में कितनी पॉसिबिलिटी थी उसको भी समझेंगे। आज के इस एपिसोड में हम ज़्यादातर अफेक्टेड मास के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, चीन इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है, तो ये किसी भी तरह से किसी भी इंटरनेशनल फोरम को आंसरेबल भी नहीं है। दैट मीन्स चीन को ये डैम बनाने से इस दुनिया में कम से कम कोई नहीं रोक सकता। दरअसल अरुणाचल में सियांग डैम का ये कंसेप्ट 2017 में पहले 2 सेपरेट स्मॉलर डैम्स बनाने का था, पर 2017 के बाद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा डैम बनाने का हो गया। ऊपर से 2023 में 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड कर सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम से एनवायरमेंट क्लियरेंस की क्लॉज को हटा दिया गया। व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है, ये कई जो क्रूशियल प्रोसीजर्स है उन्हें फॉरगो कर इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। But it means it could raise concerns about bypassing crucial assessments
that protect biodiversity, water quality and local communities as well. और यही पॉइंट एंटी डैम वालों का एक वन ऑफ द मेन फोकसेस भी है। और आपको बता दूं 2022 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सियांग नदी पर 44 प्रपोज डैम्स को कैंसिल भी करवाया था। लेकिन अब चाइनीज डैम के ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद अब इस डैम को और इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सियांग नदी पर डैम बनाने के लिए फिलहाल 3 लोकेशंस प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए आइडेंटिफाई किए थे, उगेंग, दितेदीमा और पारोंग। ऑल्दो दिस साइट्स में पॉसिबल शिफ्ट। और इस प्रोजेक्ट से अरुणाचल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हाईली अफेक्टेड हैं, अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट, और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अफेक्टेड पॉपुलेशन इस डैम को अपोज कर रही है। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लोगों की इसमें ओपिनियन और स्टैंड वो वेरी करती है, पर जिस स्ट्रेंथ का पोजीशन है वो इस प्रपोज प्रोजेक्ट को रेसिस्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है। सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम के मुताबिक अगर ये डैम बनता है तो ये इस बेल्ट के अराउंड 13 विलेजेस और 27 अदर विलेजेस की खेती को कंप्लीटली सबमर्ज कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि गेकू जो अपर सियांग में एक स्मॉल टाउन है वो भी शायद सबमर्ज हो सकता है। मैंने कुछ लोगों से इस मामले में इंटरेक्ट भी किया और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इनकी भी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। देखिए, इस बेल्ट के डैम इफेक्टेड लोगों की मांग को समझने के लिए हमें इनकी भावनाओं को एम्पैथेटिकली समझनी होगी। यहाँ के मूल निवासी के मन में जो प्यार अपनी ज़मीन के लिए है वो तो लाजमी है। हर किसी को अपने घर, अपनी ज़मीन, अपनी जगह से मोहब्बत तो होती ही है। आप जहाँ जन्मे हों, आपके पूर्वज जहाँ रहे हों, उन जगहों से आपका इमोशनली अटैच्ड होना बहुत नेचुरल है। और यही सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम के लोगों का भी कहना है। उनकी खेती बाड़ी, उनका घर, इन सब को एक साथ खो देने का डर उनके अंदर है। अभी तक मेरी समझ में आई बातों में ये लोग डैम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लोकेशन के खिलाफ हैं जहां ये डैम प्रपोज किया गया है। इनका कहना है अगर डैम्स उन जगहों पर बने जहां लोगों का बसेरा ना हो, मतलब सियांग रिवर के स्ट्रेच में ऐसे कई नोमैन्स लैंड है जहां अगर लैंड सबमर्ज भी होते हैं तो भी लोगों को इतना नुकसान नहीं होगा, और अगर होता भी है तो स्केल ऑफ इफेक्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। तो वे डैम के खिलाफ नहीं है, पर उस लोकेशन, उस साइट के खिलाफ हैं जहां ये प्रपोज किए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इनकेस अगर डैम बन भी जाता है तो भी उन्हें कंपनसेट करने का कोई चीफ प्लान क्लियरली उनके सामने नहीं रखा गया है। ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि उनका रिहेबिलिटेशन कहाँ होगा, किस जगह उन्हें रिलोकेट किया जाएगा। वे चाहते हैं कि लैंड फॉर लैंड हो। जब तक मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर नहीं होती ना, तो उनका किसी टर्म में आना मुश्किल लगता है। वे अपने आने वाले हालात को अरुणाचल के चकमा हाजोंग रिफ्यूजीज से तुलना करते हैं। दरअसल चकमा हाजोंग के इंडिया में इन्फ्लक्स करने का एक इमीडिएट और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स था बांग्लादेश का वो काप्ता डैम। ये बांग्लादेश का चिटागोंग हिल ट्रैक थे। चकमा हाजोंग इस एरिया के डोमिसाइल थे। 1962 में जब बांग्लादेश में काप्ता डैम बना तो चकमा हाजोंग के लैंड और प्रॉपर्टी समझ हो गए। फिर रिलीजियस परसिक्यूशन और अदर इथनिक क्लैशेस के चलते वे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इन्फ्लक्स कर गए। मैंने चकमा हाजोंग की कहानी और उनके इशू पर पहले ही कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन दोनों में शेयर कर रहा हूँ। सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम कहती है अगर वे अपनी ज़मीन से हटा दिए गए तो उनकी हालत भी कुछ चकमा हाजोंग जैसी हो जाएगी। मतलब एग्जैक्टली वे रिफ्यूजी तो नहीं होंगे, पर वे अब उनकी अपनी ज़मीन से डिसलोकेट कर दिए जाएंगे। वे ये भी क्लेम करते हैं कि सरकार की ओर से सिर्फ लोअर लेवल ऑफिसर से उनसे बात करने आते हैं। आज तक कोई कमिश्नर या उससे ऊपर के अथॉरिटी ने उनसे कभी इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी इस मुद्दे पर डिस्कशन ही नहीं किया। तो इन सब बातों को मिलाकर देखा जाए तो डैम अफेक्टेड लोगों को अपनी ज़मीन से मोहब्बत और अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी बहुत परेशान कर रही है, और ये चिंताएं गलत भी नहीं है, लाजमी है। अरुणाचल के लोग वतन परस्ती के लिए जाने जाते हैं। मीन्स द पीपल हियर आर पैट्रियोटिक टू द फुलेस्ट। और यही कारण है कि चीन यहाँ के लोगों की नींव को नहीं हिला सकता। यहाँ बच्चे बच्चे के जुबान पर जय हिंद का नारा रहता है, और किसी भी मजहब या कम्युनिटी से पहले वे भारत को जानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इसके लिए यहाँ किसी को सिखाना नहीं पड़ा। ये देश प्रेम हर अरुणाचली जन्म से लेकर इससे अपने साथ आता है। वरना मेरा ऐसा मानना है अगर पड़ोसी मुल्क को यहाँ 2% लोग भी भारत के खिलाफ मिल जाए ना, तो इसे कश्मीर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
लेकिन पूरी दुनिया जानती है जब जब चीन ने अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया है तब तब यहाँ के लोगों ने अपनी वतन परस्ती दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे। उन्हें 2% क्या, यहाँ 0.0002% भी नहीं मिलेगा। और ये बात चीन भी बाखूबी जानता है और इसीलिए शायद हो सकता है चाइना वालों का ये चाल हो कि हम यहाँ सियांग के ऊपर डैम बनाए और इंडिया में इस तरह के कन्फ्यूजन पैदा हो और वो किसी तरह इस तरह के सिचुएशन का फायदा उठाए। यू नेवर नो। तो उन्हें मौका ही क्यों देना? हमारी जमीन है, हमारे लोग हैं, अपने हैं, हम इसका हल मिलकर निकालेंगे। सरकार को अब प्रोएक्टिवली पब्लिक डीलिंग को आगे बढ़ानी होगी। जितना कम्युनिकेशन गैप रहेगा उतनी ही दिक्कत आएगी। पब्लिक मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज होती है तो अथॉरिटीज के साथ साथ डैम अफेक्टेड लोगों को भी बात करने का बराबर का हक और मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री आए और सिर्फ अपनी भाषण देकर चले गए, लोगों का ना कुछ सुना ना कुछ उन्हें कहने दिया। पब्लिक डिमांड्स को शॉर्टलिस्ट कर उस पर कार्यवाही करनी होगी और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना होगा कि उनकी बातें सुनी जाती है और उस पर अमल भी होगा। अभी मौजूदा हालात में फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पर भी लोगों की सोच है कि उन पर जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। हालांकि मैंने खुद अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लोगों को बताते सुना है कि ये फोर्स पर्सनल्स मशीनरीज की सिक्योरिटी के लिए है, ना कि लोगों को डराने के लिए। सरकार यह भी कहती है कि डैम अफेक्टेड लोगों को रिसेटल किया जाएगा, स्कूलें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, हर मुमकिन मदद दी जाएगी। यह भी मैंने खुद ओजिंग तसिंग को उनकी भाषण में कहते सुना है। ये बातें लिखित में अवेलेबल है या नहीं ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे देखा या कहीं पढ़ा नहीं है। देखिए, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर अगर इस फील्ड में जानकार लोगों ने कोई साइट आइडेंटिफाई किया है तो पोटेंशियली वो जगह बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ अच्छा या बेहतर हो सकता है उससे, तो अदर पॉसिबिलिटीज को टैप करने में क्या नुकसान है? मेरा मानना है कि इस तरह अगर हर छोटी बड़ी चीज को डिस्कस किया जाए तो इस मसले का भी हल जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि बातचीत से सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। अब लेकिन समस्या यह है कि जो साइट्स आइडेंटिफाई हुए हैं वहां कई गांव सबमर्ज हो रहे हैं, लोगों की खेतीबाड़ी डूब रही है और इसी कारण अपोजिशन भी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसे साइट्स लोकेट किया जाए जहां लोगों का बसेरा ना हो, और अगर इसमें थोड़ी बहुत 19-20 एडजस्टमेंट भी करना पड़े तो शायद ये नुकसान का सौदा नहीं होगा। हो सकता है पोटेंशियली सिमिलर साइट्स कहीं और लोकेट हो जाए जहां कम्युनिकेशंस कम हो, या क्योंकि अभी तक चीन ने फिलहाल अपना काम शुरू नहीं किया हो हो सकता है हम उनसे भी इन पोटेंशियल हजार्ड्स पर डिस्कस करें। हालांकि चीन का मानना तो बहुत मुश्किल लगता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं डैम के पक्ष या खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा मानना है कि डैम का बनना जरूरी है, खास करके इन हालातों में जब चीन सियांग के ऊपर यह हरकत कर रहे हो। अनसियांग और इसके अस्तित्व को बचाने के लिए मेरी नज़र में ये एक ज़रूरी कदम है, वरना हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बस सियांग की कहानियाँ ही सुना पाएंगे, तस्वीरें ही दिखा पाएंगे। बट अगेन, अगर कोई सेफर बेटर साइट है जो बेटर रिजल्ट दे सकता है, देन वी कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द बेटर वन। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, इस डैम के असर से ब्रह्मपुत्र के पानी के लेवल में कमी आए या नहीं आए, पर सियांग के वाटर लेवल पर तो असर जरूर होगा। लेकिन अगर कहीं इसके कारण फ्लड आया तो सियांग और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ बांग्लादेश के जमुना नदी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसका कारण हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्या चीन सचमुच सियांग को अपनी ओर मोड़ सकता है। बिसाइड्स, हम यालुंग सांगपो की मॉर्फोलॉजी, इसके फ्लो में हिमालयन टेरेन्स के इफेक्ट, चीन के प्रपोज डैम और सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम के कैपेसिटी और कॉस्ट जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर भी मेरी रिसर्च हो चुकी है, कई सोर्सेज से मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी कंफर्म कर लिए हैं। अगर हम चाइनीज डैम की बात करें तो दे हैव द मोस्ट डैम्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। इनके पास डैम बनाने का बहुत तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमको पता है दे हैव बिल्ट मोर देन 87,000 डैम्स इन द कंट्री, जबकि हमारे इंडिया के पास सम 5,300 प्लस डैम्स ही हैं। वी टॉक अ लॉट मोर ऑन दिस इशू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मेरी वीडियोस और इसके मकसद को आप गौर से समझिएगा। आई मेक वीडियोस टू शेयर माई नॉलेज विद यू। दीज आर एजुकेशनल वीडियोस। आई एम नॉट बायस्ड, मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं बायस्ड वीडियोस कभी नहीं बनाता, मैं फैक्ट को बताता हूँ। यह आपके ऊपर होगा कि आप इसे किस तरह लेते हैं। बी पॉजिटिव, देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।